लोग रिवेंज सीकर के एपिसोड 358 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड 358 की शुरुआत में ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया का सीन दिखाया जाता है। एम्परर सुजाकू ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में है। ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया के दरबार में जहाँ पर एम्परर सुजाकू बैठे होते हैं, उनका बेटा प्रिंस ताइशेंग उनके सामने अपीयर होता है। फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उसे कहते हैं, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है? आधी रात के तक वक्त तुम वापस आ रहे हो, जबकि हमारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमारी आर्मी को बहुत ही बुरी तरह से हार मिली है। अरे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। तुम कहाँ पर थे? तुम जहाँ पर क्यों नहीं थे? तो प्रिंस ताइशेंग वहाँ पर उनके सामने झुका होता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ भी होता है। वो अपने फादर से कहता है, फादर मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ के हालात बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, इस वजह से मैं आपके सामने अपीयर हुआ हूँ। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है। लोग यहाँ पर ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे लिए एक एक सोल्जर मायने रखता है, लेकिन तुमने एक लड़की के साथ अपने पर्सनल ग्रजेस को सेटल करने के लिए मेरे 8 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मरवा दिया। कि यहाँ पर इस वार में कम से कम 8 लाख सोल्जर्स को मार सकते थे। लगता है कि तुम्हें अगला एम्परर नहीं बनना। मुझे लगता है कि तुम्हें मैंने क्राउन प्रिंस बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम तो इस लायक नहीं हो। जबकि प्रिंस ताइशेंग बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है, रोते हुए अपने फादर से कहता है, फादर ये सब कुछ मेरा पर्सनल मसला नहीं था। ये सब कुछ तो मैंने अपनी सुजाकू डायनेस्टी के फेस के लिए किया है। मैं उस लड़के से इस बात का बदला नहीं लेता तो फिर तो हमारी सुजाकू डायनेस्टी की क्या इज्जत रह जाती। बाकी के सभी लोग हमारे पर हंसना शुरू कर देते। वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम आपकी बहू को मुझसे छीनने की कोशिश की थी और मेरे काफी सारे मार्शल गार्ड्स को भी मार दिया था। वजह से मैंने अपनी सुजाकू डायनेस्टी की इज्जत रखने के लिए दोबारा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, ताकि मैं उसे मारकर अपनी इज्जत वापस हासिल कर सकूं। फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। लास्ट टाइम जांटियान की बड़ी दुनिया में जब तुम उस लड़की को लेने के लिए गए थे, इसी लड़के ने तुम उस लड़की को हासिल करने के लिए तुम्हारे 4 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मार डाला था। वक्त भी हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी। तुम हाली हाथ वहाँ से वापस आए थे। मैंने वहाँ पर तुम्हें जांटियान की बड़ी दुनिया में गोल्डन एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन उस लड़के के चक्कर में तुम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए और खाली हाथ वापस आए। अब यहाँ पर तुमने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मरवा दिया है। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे पास से क्राउन प्रिंस का लक़ब वापस ले लेना चाहिए, कि तुम अगले एम्परर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जबकि प्रिंस ताइशेंग रोना शुरू कर देता है और फादर से कहता है, फादर प्लीज मेरे ऊपर तरस खाएं, मुझे एक और मौका दे दें। आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा। कि वहाँ पर जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो एम्परर से कहते हैं, एम्परर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, को प्रिंस को माफ कर देना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है। हम लोग प्रिंस को खो नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को खोया है। प्रिंस क्योंकि खुद भी एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इनको भी खोना चाहिए। एक दूसरा सोल्जर भी एम्परर से कहता है, एम्परर प्लीज मैं भी यहाँ पर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रिंस को एक और मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने किए के ऊपर पछतावा कर सके और उसे ठीक कर सके। एम्परर उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है मैं तुम लोगों की बात को समझ रहा हूँ। अपने बेटे से कहते हैं, ताइशेंग ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक और मौका दे रहा हूँ। तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में हमारी आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है। मैं इस वक्त बाहरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एक क्लोन क्रिएट करो और उसे जांटियान कॉन्टिनेंट में वापस भेजो और वहाँ से मेरे लिए आर्मी को गैदर करो या फिर रिसोर्सेज को यहाँ पर भेजो, ताकि हम लोग यहाँ पर आर्मी बना सके। प्रिंस ताइशेंग अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। प्रिंस ताइशेंग वहाँ से वापस आने के बाद अपना एक क्लोन क्रिएट करता है और उसे टियानजान कॉन्टिनेंट में भेज देता है सुजाकू डायनेस्टी में। जैसे वो सुजाकू डायनेस्टी के पैलेस में वापस आता है, पर एक नौकर खड़ा होता है। वो उसे कहता है, प्रिंस तो आप वापस आ गए। प्रिंस उसे कहते हैं, मैं मेरा एक काम करना होगा, मैं वापस तो आ गया हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक क्लोन है। मेरी रियल बॉडी अभी भी ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स तुम हर जगह तक पहुँचा दो, उन सभी लोगों तक जो लोग हमसे रिलेटेड हैं। सारी एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, सारी नोबल फैमिलीज और बड़ी बड़ी फैमिलीज, सेक्रेट होली लैंड्स के अलावा चारों बड़े सेक्टर्स को ये बात फैला दो कि हमें मदद की जरूरत है। प्रिंस ताइशेंग उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छे रिवार्ड देगा जो कि जीमिंग को पकड़ने में मेरी मदद करेंगे। प्रिंस ताइशेंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ताइशेंग कहता है, जब तक जीमिंग यहाँ पर है तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। उन सभी लोगों से कहना कि जो भी मिंग को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा मैं उसे बहुत सा इनाम दूंगा। प्रिंस ताइशेंग कहता है, मिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और प्रिंस अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस होता है। प्रिंस ताइशेंग कहता है, भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐसा कौन सा पावरफुल मास्टर है कि जिसकी पावर प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है? इसकी हिम्मत हुई जो कि सुजाकू डायनेस्टी के एम्परर के पैलेस के बाहर आकर अपनी पावर का प्रेशर रिलीज कर रहा है। इस वक्त एक सोल्जर भागता हुआ अंदर आता है। प्रिंस ताइशेंग से कहता है, प्रिंस बहुत ही बुरी खबर है, बहुत सारे डीमन गार्ड्स अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। उनके पास उनकी पूरी डीमन आर्मी है। उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी है। लगता है कि वो पूरी की पूरी डायनेस्टी को तबाह कर देंगे। प्रिंस ताइशेंग बेचारा भी बहुत सा घबरा जाता है और सोच रहा था, कहीं ये वही हादसा तो नहीं होने वाला जैसा कि मेरे फादर ने कैलकुलेट किया था कि बहुत ही जल्दी डीमन गार्ड्स हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। यहीं से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है। सुजाकू डायनेस्टी के बाहर डीमन बुल गार्ड अपने साथ बाकी के 8 बड़े डीमन गार्ड्स को लेकर
आया होता है। ये टोटल 9 डीमन गार्ड्स हैं जो कि टियानजान लैंड के सबसे पावरफुल डीमन गार्ड्स हैं। सुजाकू डायनेस्टी के आम लोग इन सभी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये सभी लोग कौन है, ये सभी लोग डीमन लगते हैं, ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से हैं? है कि 10,000 बीस्ट फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर चले आए हैं। साथ ही वो चिल्लाकर कह रहे होते हैं हमारी आर्मी कहाँ पर है, सुजाकू डायनेस्टी की आर्मी जल्दी से यहाँ पर आए और इन डीमंस को मारकर हमारी जान बचाए। जबकि प्रिंसेस को भी ये प्रेशर महसूस होता है, वो भी ऊपर आसमान की तरफ देख रही होती है। प्रिंस ताइशेंग अपने क्लोन को जल्दी से उन सभी के सामने भेजता है। वो उन सभी के सामने जाने के बाद उन सभी को पहले ग्रीट करता है क्योंकि वो सभी के सभी डीमन गार्ड्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उन सभी से कहता है बुल डीमन, फायर फिनिक्स, मून टाइगर और गॉड ऑफ वार रेप, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मुझे ये बताओ कि तुम लोग हमारी सुजाकू डायनेस्टी के बाहर क्यों हो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिनिक्स डीमन गार्ड उसे कहता है लड़के तुम हमारे साथ बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ जाकर अपने फादर को भेजो, हमें एम्परर सुजाकू के साथ बात करनी है। प्रिंस ताइशेंग उन सभी से कहता है मैं यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ और यहाँ का अगला होने वाला एम्परर भी हूँ, तो तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हें जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। उसी वक्त एक डीमन गार्ड वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक जबरदस्त धाड़ लगाता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। साथ ही वो अपने वेपन को घुमाते हुए प्रिंस ताइशेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो प्रिंस ताइशेंग के ऊपर अटैक करता है, प्रिंस ताइशेंग का जो क्लोन उनसे बात कर रहा होता है वो वहीं पर डेसिपेट हो जाता है। लेकिन प्रिंस ताइशेंग के क्लोन के वहाँ से गायब होने के बाद उसी वक्त नीचे का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस की ग्रैंडमा रेस्ट कर रही है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है तो ग्रैंडमा एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। बड़ी स्पीड से बाहर निकलती है और उन डीमन गार्ड्स के सामने आ जाती है और कहती है तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी लेकर आए हो। सुजाकू डायनेस्टी के सभी लोग देखने वाले वो लोग कहते हैं ये बूढ़ी औरत कौन है? इस बूढ़ी औरत को देखकर हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हमें इसके सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए क्योंकि इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्पेशल ऑरा निकल रहा है। बूढ़ी औरत कौन है और हमारे एम्परर सुजाकू कहाँ पर है? वो यहाँ पर खुद क्यों नहीं आए जबकि यहाँ पर बहुत सारे डीमन गार्ड्स हमारे पर अटैक करने के लिए आए हैं। हमारी प्रिंसेस सुजाकू भी ऊपर की तरफ देख रही होती है और कहती है ये क्या, हमारी एंसेस्टर्स जो कि थोड़ी देर पहले मेरी मदद करने को तैयार नहीं थी वो भी यहाँ पर डीमन गार्ड्स का मुकाबला करने के लिए बाहर निकल आई है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 358 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 359 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था 9 डीमन गार्ड्स में से 4 बड़े डीमन गार्ड्स सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं। वो लोग सुजाकू डायनेस्टी के बाहर आते हैं जबकि प्रिंस ताइशेंग उनसे निगोशिएट करने की कोशिश करता है। तो एक डीमन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके क्लोन को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो लोग उनसे बात करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आए हैं। और वो डीमन गार्ड्स अपने साथ डीमंस की आर्मी लेकर आए होते हैं। इसी वक्त सुजाकू डायनेस्टी की इसकी ग्रैंड मदर बड़ी स्पीड से निकलकर उन सभी के सामने आ जाती है। तो सुजाकू डायनेस्टी की जो ओल्ड ग्रैंड मदर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है इसी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। चाहे वो डीमन गार्ड्स के सामने वो आकर खड़ी हो जाती है। वो चारों भी उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, स्पेशली बुल डीमन गार्ड। वो उसे कहता है बुढ़िया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर एक पियरलेस ब्यूटी हुआ करती थी, हम तुम्हें सुजाकू प्रिंसेस के नाम से जाना करते थे लेकिन अब जरा देखो तो सही तुम्हारी सूरत कितनी भद्दी हो गई है। ग्रैंड मदर उसे कहती है सुजाकू डायनेस्टी में तुम्हारे जैसे बीस्ट का कोई भी काम नहीं है, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं देख सकते। तो ये डीमंस यहाँ पर ग्रैंड मदर को डोगू बिंग किंग के नाम से बुला रहे हैं। मून टाइगर डीमन उसे कहता है डोगू बिंग किंग आज हम लोग यहाँ पर सुजाकू डायनेस्टी के साउदर्न एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं और वहाँ के सभी लोगों को हम लोग मार डालेंगे और सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करेंगे। जब यहाँ से दफा हो जाओ वरना हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। ग्रैंड मदर उसे कहती है तो तुम यहाँ पर हमारी सुजाकू डायनेस्टी के साउथ एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हो? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम चारों डीमन गार्ड्स यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हो? तुम्हारी ये कमजोर सी आर्मी हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। सुजाकू डायनेस्टी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी वक्त फिनिक्स डीमन गार्ड जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और ग्रैंड मदर के ऊपर अटैक करता है। वो ग्रैंड मदर के ऊपर अटैक करता है उसी वक्त यानजान का जो बीड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उनकी वो बड़ी सी फॉर्मेशन भी एक्टिवेट होती है और वहाँ पर एक लाइट पगोडा अपीयर होता है। उस लाइट पगोडा के अपीयर होने की वजह से ये चारों डीमन गार्ड सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। क्या आपको याद होगा कि बुल डीमन गार्ड ने मिंग को यानजान बीड को निकालने का कहा था ताकि वो फॉर्मेशन बेकार हो जाए, लेकिन मिंग ने उसे अपने पास से बीड दे दिया था और उस बीड को नहीं निकाला था। तो ये बड़ी सी फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। वो चारों ही डीमन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। स्पेशली मून टाइगर डीमन गार्ड से कहता है बुल डीमन गार्ड तुमने तो कहा था कि तुमने वो यानजान बीड को निकाल लिया है, अब ये फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होगी, लेकिन ये फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट कैसे हो गई है? डीमन गार्ड भी उसे कहता है हाँ मैंने तो सच कहा था, ये देखो मेरे पास यानजान बीड भी है, वाकई में यानजान बीड को निकाल लिया था। फिनिक्स डीमन गार्ड उनसे
कहता है। जबकि टियानचान भीड़ वहाँ पर और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, तो लगता है कि हमें अपने सेकंड प्लान को ही यूज करना पड़ेगा। बुल डीमन गार्ड अपने हाथ में टियानचान भीड़ को पकड़ता है और उसकी एनर्जी को यूज करता है। वो कहता है लगता है कि ये बड़ी सी फॉर्मेशन टियानचान भीड़ से बनी है। टियानचान भीड़ की वजह से इन्हें गार्ड व्हील की प्रोटेक्शन हासिल है, इसी वजह से वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब जबकि मेरे पास भी एक टियानचान भीड़ है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर और टियानचान भीड़ की पावर को यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। बुल डीमन गार्ड उस भीड़ को अपने हाथ में पकड़कर उसको तोड़ देता है, जिससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जैसे वो उस एनर्जी के साथ उस लाइट पगोडा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, ग्रैंड मदर उसे कहती है इस बारे में तो सोचना भी मत। वो अपने पास से अपनी बड़ी सी तलवार निकालती है, अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम थाउजेंड्स ऑफ द रॉटन बोन्स होता है, उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसी वक्त डीमन एप गार्ड अपने बड़े से डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है ओल्ड लेडी तुम्हें यहाँ पर मुझसे पहले फाइट करना होगी। और वो अपनी छड़ी के साथ उसकी तलवार के साथ अपनी छड़ी को टकराता है, वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। एप डीमन गार्ड इस फाइट को काफी इंजॉय कर रहा होता है। वो अपने डंडे को घुमाते हुए ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है, तो ग्रैंड मदर काफी जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के साथ ही एप डीमन गार्ड फिर से अपने डंडे को घुमाता है और उसके ऊपर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे ग्रैंड मदर सीधी ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और ग्राउंड के अंदर दंस जाती है। इसी के साथ ही बुल डीमन गार्ड अपने पास से एक बड़ा सा त्रिशूल निकाल लेता है, जैसा वो एक्वामैन के पास होता है वैसा वेपन निकाल लेता है और वो उसे बड़ी पावर के साथ सामने उस लाइट पगोडा की तरफ फेंकता है ताकि फॉर्मेशन को तोड़ा जा सके। सभी डीमन गार्ड्स अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़ी सी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। डीमन गार्ड उनसे कहता है बुल डीमन गार्ड हमारी मूविंग स्काई सुपरनेचुरल पावर उसके साथ साथ टियानचान भीड़ की पावर ये तो वाकई में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। अगर हम चारों डीमन गार्ड्स यहाँ पर अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं, हम चारों मिलकर इस लाइट पगोडा को तोड़ सकते हैं, जिससे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिनिक्स डीमन गार्ड अपने स्पेशल मूव 9 हेवंस फिनिक्स प्रिजन फ्लेम को यूज करता है। एप डीमन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपने डंडे को घुमाते हुए उस बड़े से लाइट पगोडा के ऊपर अटैक करता है। मून टाइगर अपनी स्पेशल मूव जिसका नाम स्केरिंग जैंग फिस्ट होता है उसके साथ आगे बढ़ता है और उस लाइट पगोडा के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है, तो चारों डीमंस मिलकर लाइट पगोडा के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे लाइट पगोडा भी हिलना शुरू हो जाता है। कि मदर वहाँ से फिर से उठती हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर उनसे कहती हैं जब एम्परर सुजाकू वापस आएगा तो उसके बाद देखना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपने ट्रूप्स को अपने साथ लेकर बीस्ट माउंटेन की तरफ जाएगा और वहाँ पर जितने भी तुम्हारे 20 साथी हैं उन सभी को मार डालेगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कि फिनिक्स डीमन गार्ड उसे कहता है बुढ़िया मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा एम्परर सुजाकू अब कभी वापस आने वाला है, वो तो टाई ऑफ ग्रेट वर्ल्ड में फंसा हुआ है। साथ ही वो अपने पास अपनी आर्मी में जो 9th लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं उनसे कहते हैं चलो जल्दी से अंदर चले जाओ क्योंकि फॉर्मेशन टूट चुकी है। तो सभी लोग बड़ी स्पीड के साथ फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। अब ये सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद तबाही मचाने वाले हैं। वो लोग अंदर जाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि सुजाकू डायनेस्टी में तबाही मचाई जा सके। यहाँ पर एपिसोड 359 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर कौन आएगा इन सारे डीमंस को मारने के लिए और सुजाकू डायनेस्टी को बचाने के लिए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 360 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हर बड़े डीमन गार्ड्स अपनी आर्मी को लेकर सुजाकू डायनेस्टी के बाहर पहुंच जाते हैं और बड़ी सी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि वो फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर घुस सके और डायनेस्टी को नुकसान पहुंचा सके, सुजाकू डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर सके। क्योंकि एम्परर तो यहाँ पर है नहीं, वो तो ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में गए हुए हैं। एम्परर की मदर जो कि एक बूढ़ी एंसेस्टर है वो वहाँ पर अपीयर होती है, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाती क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 4 डीमन गार्ड्स का मुकाबला कर सके। डीमन गार्ड्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लाइट पगोडा के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो फॉर्मेशन के अंदर तो थोड़ी सी जगह बनती है, वो उसके अंदर से अपने 9th लेवल के बीस्ट को अंदर भेज देते हैं। डीमंस अंदर जाकर उस फॉर्मेशन को तोड़ने वाले हैं। वहाँ पर टोटल 9 लेवल के बीस्ट डीमन होते हैं, वो सारे के सारे अंदर चले जाते हैं उस लाइट पगोडा के पास और उन सभी के पास बहुत ही स्पेशल हैमर्स होते हैं। कहीं पर सुजाकू डायनेस्टी की एक फैमिली के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कि यू फैमिली के पैट्रियार्च हैं। अपने लोगों से कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पर 9 लेवल के डीमन बीस्ट हैं और उन सभी के पास बहुत ही स्पेशल हैमर्स हैं। ये स्पेशल हैमर्स बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये हमारी फॉर्मेशन को भी तोड़ सकते हैं। ऊपर से इनके पास पूरे 9 लोग हैं, इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को इकट्ठा किया होता है और वो सभी लोग ऊपर की तरफ ही देख रहे होते हैं कि क्या ये सारे डीमंस मिलकर इस बड़ी सी फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं इन डीमंस ने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है, ये लोग यहाँ पर पूरी तैयारी से आए हैं, तो बड़ी सी 1000 लाइटनिंग डिस्ट्रॉय फॉर्मेशन को क्रिएट करके हमारी लाइट फॉर्मेशन
फार्मेशन को तोड़ देंगे और लाइट पगोडा को तोड़कर अंदर घुस आएंगे। पता नहीं हमारी बड़ी फार्मेशन कितनी देर तक डायनेस्टी को बचा पाएगी और इन डीमंस को बाहर रख पाएगी। भी लोग साथ ही गुस्से में भी होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये सारे डीमंस पागल हो गए हैं। जरा भी इस बात का डर नहीं रहा कि एम्परर सुजाकू इन सभी को सजा देंगे, क्योंकि फिलहाल तो एम्परर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो 9 डीमन जो कि पगोडा के पास होते हैं वो अपने बड़े बड़े हैमर्स को यूज करते हुए पगोडा के ऊपर अटैक करते हैं। वो 9 के 9 वहाँ पर अटैक करते हैं, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है। लाइट पगोडा के ऊपर अटैक करने के बाद मून टाइगर डीमन अपनी स्पेशल फॉर्मेशन 10,000 थंडर्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड को यूज करता है। तो लोग उस लाइट पगोडा के ऊपर जबरदस्त अटैक करते हैं और ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पगोडा के ऊपर फॉर्मेशन भी टूटना शुरू हो जाती है और उस फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही डायनेस्टी के अंदर हलचल मच जाती है। सुजाकू डायनेस्टी के अंदर जो लावा का पहाड़ होता है वो फट जाता है, के अंदर से ढेर सारा लावा निकलना शुरू हो जाता है, जबकि आसपास के जो समुद्र होते हैं उनके अंदर से पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। पानी की लहरें गांव के अंदर दौड़ जाती हैं, यानी कि वो गांव के अंदर जितने भी घर होते हैं उन सभी को तबाह कर देती हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहीं पर हमें डायनेस्टी के हालात भी दिखाए जाते हैं। यहाँ पर एक माँ बेटी को दिखाते हैं जो कि बेचारे काफी जख्मी हालत में होते हैं। एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो कि खड़ी रो रही होती है और उसके पेरेंट्स वहाँ पर मर चुके होते हैं। यहीं पर एक माँ बेटी को दिखाते हैं जिसकी माँ वहाँ पर काफी बुरी हालत में होती है। वो अपनी बेटी से कहती है बेटा जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं बच सकती क्योंकि अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो यहीं पर बहुत सारी लाइट्स दिखाई जाती है। ये लाइट्स बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स की कॉन्शियसनेस है, जो लोग यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये दूसरी डायनेस्टीज के लोग हैं। तो सभी लोग भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर भेज रहे हैं। नेक्स्ट डीमन गार्ड कहता है हमने यहाँ पर जो अटैक किया है इससे बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से आसपास के सारे बड़े पावर हाउसेस उनके साथ साथ 4 बड़ी डायनेस्टीज के भी पावरफुल लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को यहाँ पर भेजा है ताकि वो लोग यहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। बुल डीमन गार्ड उसे कहता है चलो फिर ठीक है, फिर उन सभी को दिखाते हैं जो भी वो लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, उन्हें भी दिखाते हैं कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। टू फैमिली के पैट्रियार्च ने अपने साथ बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को इकट्ठा किया होता है। वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते, अपने ऊपर डीमंस ने अटैक किया है, ये वक्त अपनी सुजाकू डायनेस्टी को बचाने का वक्त है। हम सभी को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सभी मिलकर अपनी पावर्स को इस लाइट पगोडा में इम्ब्यूट करो ताकि हम लोग इस फॉर्मेशन को बचाए रख सकें। और सभी के सभी मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लाइट पगोडा में अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करते हैं, जिससे वो लाइट पगोडा की फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन चाहे ये कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, ये 4 बड़े पावरफुल डीमन गार्ड्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो 9 डीमन गार्ड्स में से 4 पावरफुल डीमन गार्ड्स हैं। मून टाइगर गार्ड कहता है ये लोग अपनी पावर को इस फॉर्मेशन के अंदर इंस्टिल कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अपनी पावर्स को इकट्ठा करके इस बड़ी सी फॉर्मेशन को टूटने से बचा लेंगे। डीमन बुल गार्ड कहता है ये इंसान तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। इन्हें लगता है कि ये मार्शल आर्ट्स गार्ड लेवल तक पहुंच गए हैं तो ये हमारा मुकाबला कर सकते हैं। ये लोग इस तरह हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वो फिर से अपने बड़े से त्रिशूल को सामने की तरफ करता है। अपनी एक स्पेशल मूव माइरेड लाइटनिंग बाउंड्री डिस्ट्रॉयर को यूज करता है। वो लोग फिर से उस कल्टीवेशन पगोडा के ऊपर अटैक करते हैं। जब डीमन गार्ड भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो पगोडा के ऊपर और जबरदस्त अटैक होता है। अटैक के साथ ही वो सभी मार्शल आर्ट्स के गार्ड स्पेशली पैट्रियार्च जो कि यू फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपनी पावर्स को उस फॉर्मेशन के अंदर इम्ब्यूट किया था। इसी वजह से उन्हें भी इफेक्ट होता है और पानी की लहरें और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं और वो लोगों के घरों के अंदर घुसना शुरू कर देती हैं। जबकि लावा का पहाड़ वो भी फट जाता है और लावा निकलना शुरू हो जाता है। सभी लोग डायनेस्टी को छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन अब भागने का वक्त तो है नहीं। पानी की लहरें सर पर हैं और लावा का पहाड़ भी वहाँ पर आ चुका है। यहीं पर इसी वक्त सुजाकू एम्परर का क्लोन वहाँ पर अपीयर होता है। एम्परर की रियल बॉडी ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में है, लेकिन उनका एक क्लोन जहाँ पर अपीयर हुआ है। बुल डीमन गार्ड के सामने वो अपीयर होते हैं। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे एम्परर सुजाकू जहाँ पर आ गए हैं, वो हम सभी को बचा लेंगे, वो हम सभी लोगों की जान बच जाएगी। मिसिस भी अपने फादर की तरफ देखती है और कहती है फादर इस वक्त ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में है, रियल बॉडी वहाँ पर है, ये तो सिर्फ एक क्लोन है। मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका क्लोन 4 डीमन गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एम्परर सुजाकू उनसे कहते हैं फायर फीनिक्स डीमन गार्ड, बुल डीमन गार्ड, मून टाइगर डीमन गार्ड, वार एप डीमन गार्ड, तुम चारों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी इस बात का डर नहीं है कि मैं अपनी ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया से वापस आने के बाद तुम सभी से इस बात का बदला लूंगा? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं रहा? तुम्हें लगता है कि सुजाकू डायनेस्टी पर अटैक करना इतना आसान है? फीनिक्स डीमन गार्ड उसे कहता है तुम इस वक्त यहाँ पर नहीं हो, तुम इस जगह से बहुत ज्यादा दूर हो, वहाँ पर बस अपना ध्यान रखो, यहाँ की बातों को छोड़ दो। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी सुजाकू डायनेस्टी को तबाह करेंगे। तुम्हारी डायनेस्टी को तबाह करने के बाद मैं अपनी आर्मी को लेकर ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाइया में आऊंगा। यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट के साथ मिलकर हम लोग तुम्हारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। सुजाकू से कहते हैं कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पांचों डायनेस्टी आपस में जुड़ी हुई है। जब भी कभी किसी डायनेस्टी के ऊपर अटैक होता है तो बाकी की चारों डायनेस्टीज के पावरफुल लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आते हैं। इस बार भी
वो लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी डायनेस्टी को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। डीमन गार्ड आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तैयारी करके नहीं आए? लगता है कि बाकी की चारों डायनेस्टीज के लोग तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। तो बड़ी अफसोस की बात है कि बाकी की चारों डायनेस्टीज के लोगों के पास अपने बहुत सारे काम है जो उन्हें पूरे करने हैं, इसलिए उनके पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरा भी एनर्जी नहीं है। यहीं से 1000 किलोमीटर दूर किंगलॉन्ग डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। किंगलॉन्ग डायनेस्टी में ऊपर एक बड़ा सा क्रैक ओपन होता है, डायमेंशनल क्रैक, जिसके अंदर से बहुत सारे डीमंस निकलना स्टार्ट होते हैं। ये सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और वहाँ से डायमेंशनल क्रैक के अंदर से उन डीमंस को निकलता हुआ देखते हैं। ये सारे डीमंस किंगलॉन्ग डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि किंगलॉन्ग डायनेस्टी वाले उन डीमंस का मुकाबला करने में लगे रहें और सुजाकू डायनेस्टी को बचाने के लिए ना आ सकें। बाकी की तीनों डायनेस्टीज के साथ भी इन डीमंस ने ऐसा ही किया है। वहाँ पर भी इन्होंने अपनी डीमंस की आर्मीज को भेजा है कि वो सुजाकू डायनेस्टी में इन लोगों की मदद करने के लिए ना आ पाए। यहाँ पर एपिसोड 360 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है सुजाकू डायनेस्टी कैसे बचेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 361 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि पिछली एपिसोड में देखा था, बहुत सारे डीमंस क्रैक्स को ओपन करते हुए सारी डायनेस्टीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इन सारे डीमन गॉड्स ने एक प्लान बनाया हुआ है जी असल में सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, लेकिन इसी मकसद के लिए कि बाकी की चारों डायनेस्टी सुजाकू वालों की मदद करने के लिए ना आ पाए। बाकी के सारी जगहों के ऊपर भी डायमेंशनल क्रैक्स को ओपन करके बहुत सारे डीमंस को उनकी तरफ भी छोड़ दिया है ताकि वो सभी लोग वहाँ पर बिजी हो जाएं। इस एपिसोड की शुरुआत में उन सारे डीमंस का सीन दिखाया जाता है जो कि किंगलॉन्ग डायनेस्टी में निकलते हैं। कि हमने इस पूरी सीरीज में अभी सिर्फ 2 ही डायनेस्टीज का जिक्र सुना है, एक किंगलॉन्ग डायनेस्टी जिसमें हमारा मिंग रहता है और दूसरी सुजाकू डायनेस्टी है। इस वजह से ज्यादातर सीन जो है वो किंगलॉन्ग डायनेस्टी के ही दिखाए जाते हैं। बहुत सारे डीमंस निकलते हैं और डीमंस निकलने के बाद इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं, उनके घरों को तबाह कर देते हैं। किंगलॉन्ग डायनेस्टी में तबाही मची होती है। निर्दोष लोग जो कि कल्टीवेटर नहीं है वो तो इन डीमंस के सामने टिक नहीं सकते और डीमंस बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी होते हैं। इनमें यहाँ तक एक ड्रैगन डीमन भी होता है जो कि इंस्पायर छोड़कर पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देता है। सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, हमारी अजूरे ड्रैगन आर्मी कहाँ पर है? अजूरे ड्रैगन आर्मी जहाँ तक पहुंची क्यों नहीं? वो इन डीमंस को मार क्यों नहीं रहे? बड़ी देर के बाद अजूरे ड्रैगन आर्मी के लोग भी आ जाते हैं। किंगलॉन्ग डायनेस्टी के जो अजूरे ड्रैगन आर्मी है उसमें काफी अच्छे कल्टीवेटर्स हैं, तो वो डीमंस को मारना स्टार्ट करते हैं। हमारे एम्परर किंगलॉन्ग ने ऑर्डर्स दिए हैं कि सारे सिविलियंस की जान बचानी है और डीमंस को मारना है। जल्दी करो, सारे डीमंस को मारकर यहाँ से भगाओ ताकि सिविलियंस को बचाया जा सके। सभी लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। इसे नेक्स्ट सीन में किंगलॉन्ग डायनेस्टी के पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर किंगलॉन्ग बैठे होते हैं और एम्परर किंगलॉन्ग के सामने उनके सारे खास बंदे होते हैं जो कि पावरफुल कल्टीवेटर्स भी हैं, उनके मंत्री भी होते हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी उनके सामने खड़ी होती है। मास्टर हॉन्ग एम्परर किंगलॉन्ग से कहते हैं, एम्परर किंगलॉन्ग, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस वक्त हर तरफ डीमंस ने अटैक किया है, न सिर्फ हमारी इस डायनेस्टी में बल्कि आसपास की बाकी की डायनेस्टीज के ऊपर भी अटैक किया गया है। हमारी डायनेस्टी के अंदर जितनी भी छोटी काउंटीज आती हैं, उन सारी छोटी काउंटीज के अंदर जितने भी छोटे सिटीज और विलेजेस आते हैं, उन सभी के ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया है। हर जगह के ऊपर डीमंस फैले हुए हैं और सभी जगह के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे हैं। डीमंस की तादाद क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो पूरी तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। इसी वजह से पूरी की पूरी डायनेस्टी में केओस मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। एम्परर सुजाकू उनसे कहते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से बताया है कि सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर डीमन गार्ड्स ने अटैक किया है। अगर डीमन गार्ड्स के अटैक करने का मकसद सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना और हम सभी को यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ बिजी रखना है, तो फिर ये सारे डीमंस, इतने सारे डीमंस कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास इतने डीमंस कहाँ से आए? ये सारे डायमेंशनल क्रैक्स में से कैसे निकल सकते हैं? प्रिंसेस फैंक्सी अपने फादर से कहती है, फादर मुझे लगता है कि इन चारों बड़े डीमन गार्ड्स ने की दुनियाओं में जो डीमंस रहते हैं उन डीमन गार्ड्स के साथ भी मिलकर हाथ मिला लिया हुआ है। इसी वजह से वो लोग अपने ट्रूप्स को यहाँ पर डायमेंशनल क्रैक्स के रास्ते से भेज रहे हैं। एम्परर किंगलॉन्ग उनसे कहते हैं, बाकी डायनेस्टीज की क्या हालत है? इनकी मास्टर उनसे कहती है, बाकी की सारी डायनेस्टीज की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। व्हाइट टाइगर डायनेस्टी, जानवू डायनेस्टी और हाउ टू डायनेस्टी, उन तीनों डायनेस्टीज के ऊपर भी डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हुए हैं और वो सभी लोग भी उस वक्त अभी डीमंस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इस वक्त 5 डायनेस्टीज के ऊपर एक साथ अटैक हुआ है। 5 डायनेस्टीज में से कोई भी डायनेस्टी सेव नहीं है, स्पेशली सुजाकू डायनेस्टी जहाँ पर चारों डीमन गार्ड्स खुद पर्सनली गए हुए हैं। मिंग की गार्ड मदर कहती है, किंगलॉन्ग, अगर आप यहाँ पर अपनी ब्लू अजूरे ड्रैगन आर्मी को भेज भी देते हैं तो आर्मी इतनी बड़ी नहीं है कि वो पूरी की पूरी डायनेस्टी को कवर कर सके, क्योंकि डायनेस्टी बहुत ही बड़ी है और हर जगह पर
डीमन फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो ऑर्डर देना पड़ेगा। इस वक्त डायनेस्टी में जितने भी कल्टिवेटर्स हैं, जितने वॉरियर्स हैं जो कि डीमंस का मुकाबला कर सकते हैं, उन सभी को हमारा साथ देना होगा, उन सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा और इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना पड़ेगा। हम लोग इस कैटास्ट्रोफी से अपने आप को बचा पाएंगे। एम्परर किंगलॉन्ग जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, फिर इस ऑर्डर को सभी तक पहुंचा दो, हर गली मोहल्ले में इसको पहुंचा दो, हर शहर में पहुंचा दो। मैं यहाँ पर ऑर्डर जारी करता हूँ, जो भी डीमंस को मारेगा, जितने भी कल्टिवेटर्स और वॉरियर्स हैं जो कि डीमंस को मार सकते हैं, वो डीमंस को मारकर उनकी कोर को निकाल कर ला सकते हैं। वो हमारे एम्पायर के खजाने से आकर अपना हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि उनको रिवार्ड मिलेगा जो भी डीमन कोर को लेकर आएगा। अगर आप लोग एक फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर को मारते हो तो आपको एक वैल्करी कॉइन दिया जाएगा। अगर आप एक सेकंड लेवल के मॉन्स्टर को मारते हो तो आपको 2 वैल्करी कॉइन्स दिए जाएंगे। दूसरे से लेकर छठे लेवल तक के मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी कोर को लाने वाले को 10 गुना ज्यादा मार्शल कॉइन्स दिए जाएंगे। छठे लेवल से ऊपर के डीमंस को मारकर उनकी डीमन कोर को लाने वाले के वॉरियर्स को मार्शल गार्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। जो भी एक 9th लेवल के डीमन बीस्ट को मारकर उसकी कोर को लेकर आएगा, उसे 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसी एम्परर यहाँ पर जो ऐलान करते हैं, वो सभी लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग इस खबर को फैला देते हैं और बहुत ही जल्दी पूरी की पूरी डायनेस्टी में ये खबर फैल जाती है। जबकि एम्परर किंगलॉन्ग जो कि एम्परर सुजाकू के दोस्त भी हैं, वो कहते हैं सुजाकू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें अपनी डायनेस्टी को खुद ही बचाना होगा। जैसे यहाँ पर एम्परर किंगलॉन्ग ये बात अनाउंस करते हैं कि वो रिवार्ड देने वाले हैं डीमंस को मारने वालों को, ऐसे ही बाकी की तीनों डायनेस्टीज के एम्परर जो होते हैं वो ऑर्डर्स को जारी कर देते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर डीमंस को मारकर लाएं, मारकर उनकी कोर को लाने वाले वॉरियर्स को रिवार्ड देंगे। तो जैसा कि इंसानियत के बारे में कहा जाता है कि इंसान पैसे के लिए मर मिट सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला ऑर्डर जारी हुआ, बहुत सारे ऐसे कल्टिवेटर्स जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वो सभी लोग भागना छोड़कर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। कि उन्हें लगता है कि अगर वो एक लो लेवल के मॉन्स्टर को मारकर उसकी कोर को निकाल कर बेचेंगे तो उन्हें उसके काफी ज्यादा कॉइन्स मिल सकते हैं। इसी वजह से अब उन सभी ने डर कर भागना छोड़ दिया और मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके। इंसान और डीमंस यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। पांचों बड़ी डायनेस्टीज में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि पीसफुल हो। पांचों बड़ी डायनेस्टीज में एक ही जगह पर एक ही वक्त के ऊपर इंसानों और डीमंस में फाइट चल रही है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन सुजाकू डायनेस्टी का दिखाया जाता है। डीमन बुल गार्ड सुजाकू एम्परर के सामने खड़ा हंस रहा होता है और उसे कहता है, लिटिल सुजाकू, ये तो सिर्फ तुम्हारा एक क्लोन है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने क्लोन के साथ हमें मार सकते हो? तुमने अपनी डिवाइन सेंस को यूज करते हुए महसूस कर लिया होगा। तुम्हारे अलावा बाकी की 4 डायनेस्टीज में इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ पर तबाही मची हुई है, उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा। एम्परर सुजाकू से कहते हैं, तुम सभी लोग बाकी सभी के ऊपर भी अटैक कर रहे हो, लेकिन खुद पर्सनली यहाँ पर आए हो, तुम्हारा कोई ना कोई और इरादा जरूर होगा। फीनिक्स डीमन गार्ड उसे कहता है, यहाँ पर हमने न सिर्फ 5 बड़ी डायनेस्टीज के ऊपर अटैक किया है, बल्कि हमने 4 बड़ी डायनेस्टीज, 4 बड़ी सैक्रेड लैंड्स के ऊपर भी अटैक किया है। यहाँ के 4 बड़े गार्ड्स अब तुम्हारी मदद करने को नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर भी तबाही मची हुई है। एम्परर सुजाकू चिल्लाकर उसे कहते हैं, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है, तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? तो मून टाइगर डीमन गार्ड उसे कहता है, ये सब कुछ तो हम लोग तुम इंसानों से पूजा करवाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग जितनी ज्यादा हमारी पूजा करोगे हमें बिलीफ की पावर मिलेगी। क्या तुम्हें पता है कि बिलीफ के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है? क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी हमारी स्ट्रेंथ के बराबर है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि जब लोग तुम्हारे सामने अपनी मान्यता को रखते हैं, वो तुम्हारे पर यकीन करते हैं, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी बढ़ती है। ह्यूमन एप गार्ड उसे कहता है, जिस लेवल पर हम लोग हैं, हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज सिर्फ काफी नहीं है। हम लोग कल्टीवेशन रिसोर्सेज को यूज करते हुए नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर सकते। हमें तुम सभी लोगों के बिलीफ की जरूरत है। फिर हम लोग अगले लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारी पूजा करें, वो हमें गॉड माने। जब वो हमारी मान्यता को जाहिर करेंगे, हमारे सामने अपना सर झुकाएंगे, इससे हमें उनकी ताकत मिलेगी, उनकी बिलीफ की ताकत मिलेगी, उनके यकीन की ताकत मिलेगी। और हमारे डीमंस का एक दूसरे के ऊपर यकीन इतना ताकतवर नहीं है जितना तुम्हारा इंसानों का गॉड्स के ऊपर होता है। इसी वजह से हम तुम्हारी सुजाकू डायनेस्टी के सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। तुम्हारी सुजाकू डायनेस्टी में बिलियंस के हिसाब से इंसान है। अगर वो सारे के सारे इंसान हमारे सामने जाएं और हमें अपना गॉड मान ले तो उन सभी के यकीन की ताकत हमें मिलेगी, जिससे हमारा लेवल अप हो जाएगा और हम लोग डिवाइन लेवल को हासिल कर पाएंगे। हमारी कल्टीवेशन बढ़ेगी। जब हम लोग डिवाइन डीमन गार्ड्स बन जाएंगे तब हम लोग पूरे के पूरे टियानजान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। जब हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करेंगे तो जरा सोचो, यहाँ पर ट्रिलियंस के हिसाब से इंसान है, वो सभी लोग हमारी पूजा करेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी और हम लोग डिवाइन से भी ऊपर का लेवल हासिल कर लेंगे। सुजाकू चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें अपना गुलाम बना सकते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। पर सुजाकू अपने पैलेस में चले गए हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर अपने मंत्रियों से मशवरा कर सके। क्योंकि डीमंस भी सोच रहे होते हैं ये यहाँ से चला गया, लगता है कि वो अपने पैलेस में जाकर छुप गया है। मन बुल गार्ड कहता है, लगता है कि हमें अपनी अगली चाल को चलना होगा। ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्रिंस ताइशेंग बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसने अपने एक और क्लोन को ग्रेट वर्ल्ड में भेजा होता है, लेकिन
वहाँ पर उसका वो वाला क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरा दूसरा क्लोन भी जाया हो गया है, मैं क्या करूँ। जब मैं अपने क्लोन को क्रिएट करता हूँ तो उसका लेवल काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। एम्परर सुजाकू भी वहीं पर आ जाते हैं। वो सभी लोग उसे कहते हैं प्लीज एम्परर अपने ऑर्डर्स दे, हमें क्या करना होगा, क्या हमें यहाँ से वापस जाकर उनसे फाइट करना चाहिए। ऐसे भी अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, उन्होंने पहले ही तबाही मचा दी है। वहीं पर एक सीनियर होता है, वो एम्परर सुजाकू से कहता है एम्परर मुझे लगता है कि आपको सील ऑफ गार्ड्स को अनलॉक करना होगा, फिलहाल के लिए हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। एम्परर सुजाकू से कहते हैं तुम्हें पता है कि सील ऑफ गार्ड्स हमारी इस डायनेस्टी के बेस है, वो फाउंडेशन है। हमने इसको एक बार यूज कर दिया तो इससे हमारी डायनेस्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इस वक्त हमारी डायनेस्टी के लिए हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अगर मैंने इस सील को अनलॉक नहीं किया और उस स्पेशल वेपन को यूज नहीं किया फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। एम्परर जल्दी से अपने पास से एक सील निकालते हैं, इसे सील्स ऑफ गार्ड कहा जा रहा है। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पर चैप्टर आगे एंड हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये वेपन से क्या निकलने वाला है, ये कौन सा स्पेशल वेपन है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस एम्परर उसको निकालते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। एम्परर गुस्से के साथ कहते हैं ये सारे डीमन गार्ड्स बहुत ज्यादा ब्रेव हो चुके हैं, इन्हें जरा भी इस बात का डर नहीं है कि एम्परर बाद में इनसे इस बात का बदला ले सकते हैं और इन सभी को मार डालेंगे। मेरी सुजाकू डायनेस्टी पिछले हजारों सालों से यहीं पर है। इस सुजाकू डायनेस्टी ने 9000 कैनोनाइज्ड गार्ड्स की मदद से अपने आप को सर्वाइव करवाया है, जबकि हमारी डायनेस्टी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो मुझे लगता है कि मुझे उन गार्ड्स को दोबारा से वापस बुलाना होगा। शायद ये यहाँ पर इस सील को अनलॉक करके उन 900 गार्ड्स को वापस बुलाने वाले हैं, उन मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को, शायद उनको इसके अंदर सील किया गया है। तो यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर इस सील के अंदर से क्या निकलने वाला है, क्या वाकई में वो 900 मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स ही निकलने वाले हैं या फिर कुछ और निकलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 363 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो चारों डीमन किंग जिन्होंने सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया था, वो सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने के बाद जब सुजाकू एम्परर सारे सोल्जर्स को वापस ले आते हैं, जैसे वो सारे सोल्जर्स सुजाकू डायनेस्टी में वापस आते हैं तो वो चारों डीमन गार्ड्स जल्दी से वहाँ से गायब होकर, क्योंकि उन लोगों का असली मकसद ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया में जाना था और उसके ऊपर कब्जा करना था, सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना। ये तो सिर्फ उनके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था ताकि वो सारी आर्मी को वहाँ से वापस बुला सके। एम्परर ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया में होते हैं, उनकी रियल बॉडी वहीं पर होती है, वो अपने एक दूसरे बंदे के साथ हैं। ये दोनों ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो चारों डीमन गार्ड वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे उनके सामने झुकते हुए उन्हें अपना गार्ड कह रहे होते हैं। एम्परर के साथ वाला जो मार्शल आर्ट्स का गार्ड होता है वो एम्परर से कहता है एम्परर मुझे लगता है कि ये सभी लोग ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये चारों डीमन गार्ड हमारे टियानजू एम्पायर का डीमन फॉरेस्ट है उसके साथ इनका ताल्लुक है और ये आपस में पहले से मिले हुए थे, इन्होंने ये सारा प्लान बनाया हुआ है। लेकिन अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। आखिर इन्होंने सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर पहले अटैक किया और उसके बाद ये लोग यहाँ पर क्यों चले आए हैं। एम्परर के साथ वाला मार्शल आर्ट्स का गार्ड उन्हें कहता है एम्परर मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ दो ही मकसद हो सकते हैं। तो इससे पहला मकसद तो ये है कि ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया हमारे टियानजू एम्पायर से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर न सिर्फ करोड़ों की तादाद में मॉन्स्टर्स हैं बल्कि यहाँ पर बिलियंस के हिसाब से इंसान भी हैं। तो अगर ये चारों डीमन गार्ड इस बड़े से ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो बिलियंस के हिसाब से इंसान इनके गुलाम बन जाएंगे और वो इन सभी की पावर को हासिल कर लेंगे, जिससे उनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि टिंजू एम्पायर में बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हैं और वो लाखों साल से बसा हुआ है, इसी वजह से वहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि यूज हो चुके हैं और ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया में भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें यूज नहीं किया गया। एक बार इन्होंने ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहाँ के सारे रिसोर्सेज के ऊपर वो कब्जा कर सकते हैं और वो सारे रिसोर्सेज इन्हीं को मिलेंगे। इस वक्त ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के ऊपर आपने क्योंकि पहले से अटैक करके इसको कमजोर कर दिया हुआ है, बहुत सारे इलाकों के ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है, इसकी वजह से ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया की जो गार्ड व्हील थी वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन में चली गई है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इन मॉन्स्टर्स के लिए इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इन मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर मौके का फायदा उठाया है, ये सब कुछ आपने किया, अपनी आर्मी को सैक्रिफाइस किया, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, तब जाकर आपने ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के कुछ हिस्से के ऊपर कब्जा किया था। उसके बाद ये चारों डीमन गार्ड यहाँ पर पहुंच आए हैं आपकी बोई हुई फसल को काटने के लिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया की गार्ड व्हील को कब्जे में करना चाहेंगे, क्योंकि अगर गार्ड व्हील इनके हाथ लग गई तो इसका मतलब ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया इनका हो गया। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम लोग ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया को नहीं बचा सकते, ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया अब इन डीमन गार्ड्स का हो चुका है। एम्परर कहते हैं मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के ऊपर अटैक करके इसको कंट्रोल कर सके। अगर हमारी आर्मी सुजाकू डायनेस्टी वर्ल्ड ऑफ टाया के ऊपर कब्जा कर लेती तो हम लोग ग्रेट वर्ल्ड ऑफ टाया के रिसोर्सेज को यूज करते हुए बाकी की चारों डायनेस्टीज को मिलाकर एक बड़ी 5 एलिमेंट डायनेस्टी बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि अब मेरा ये सपना ही रह जाएगा, हम लोग कभी भी पांचों बड़ी डायनेस्टी
डायनेस्टीज को आपस में मिला नहीं सकेंगे। हमारे में से किसी भी के पास भी इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। एम्परर यहाँ पर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, सालों तक मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की और बहुत सारे सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करवा दिया सिर्फ एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा करने के लिए। जब मैं अपने मकसद के इतने ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था, हम लोग ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया के लार्ज हिस्से के ऊपर कब्जा करने वाले थे, तब ये डीमंस कहीं से आ गए। ये सभी लोग पहले से बैठकर इंतजार कर रहे थे, ये प्लान बना रहे थे, ये सारी की सारी मेरी गलती है। एम्परर के साथ वाला गार्ड उनसे कहता है एम्परर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर डिस्करेज होना चाहिए, कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह जरूर मिलती है। आपने कहा कि हजारों साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई, अगर 1000 साल काफी नहीं थे तो मुझे लगता है कि 2000 साल काफी होंगे, 2000 नहीं तो 4000 साल लग जाएंगे। लेकिन आपके आने वाले वंशज कभी न कभी तो इस ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया को कंकर करेंगे और उसके बाद 5 एलिमेंटल डायनेस्टी बनाएंगे। ये दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा खोपड़ी दिखाई देता है कि ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया की गार्ड व्हील है, क्योंकि अब गार्ड व्हील भी चेंज हो चुकी है। इन डीमंस ने गार्ड व्हील के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। एम्परर और उसका साथी दोनों ही ऊपर की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उसका साथी जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए एम्परर को उसके साथ साथ बचाता और कहता है एम्परर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ताकि इन डीमंस ने गार्ड व्हील के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और ओरिजिनल गार्ड व्हील को चेंज करके अपने किसी डीमन एम्परर को गार्ड व्हील की जगह दे दी है। अब इनके कंट्रोल में है, अब पूरे का पूरा ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया इनके कंट्रोल में, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये हमें मार डालेगा। एम्परर सुजाकू और उनका साथी जल्दी से अपनी पोर्टल्स को यूज करते हुए टियानजन कॉन्टिनेंट में वापस आ जाते हैं। कि जो नई डीमन गार्ड व्हील है वो कहती है ये लोग तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मैं भी इनको पकड़ नहीं पाया। चारों डीमन गार्ड जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं और मैजेस्टी जैसा कि आपने कहा था हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, हमने ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया को कंट्रोल करने के प्लान को सक्सेसफुल किया और आपको गार्ड व्हील दे दी। आप इस पूरे के पूरे ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और राज कर सकते हैं। एम्परर भी उनसे कहता है तुम सभी लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये एम्परर सुजाकू के यहाँ पर होते हुए पॉसिबल नहीं था। एम्परर सुजाकू यहीं पर रहता, उसकी आर्मी यहीं पर रहती तो हम लोग कभी भी अपनी सोल को गार्ड व्हील के साथ मर्ज नहीं कर पाते। जबकि मैंने यहाँ की गार्ड व्हील के ऊपर कंट्रोल कर लिया है तो मैंने पूरी की पूरी स्पेस को सील कर दिया है, अब कोई भी यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। तो बस कुछ अर्से की बात है, तुम्हारा ये एम्परर गार्ड व्हील को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा और जब मैं पूरी तरह से इसकी गार्ड व्हील को अपने कंट्रोल में कर लूंगा तो मैं तुम चारों की मदद करूंगा और उसके बाद तुम चारों को टिंजू एम्पायर में वापस भेजा जाएगा। तुम लोग टिंजू कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लेना और तुम सभी लोग वहाँ के राजा बन जाना। मन बुल गार्ड से कहता है जो मैजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिनिक्स डीमन गार्ड और बुल डीमन गार्ड दोनों एक साथ उसे कहते हैं लेकिन हमारे किंग और हमने 5 बड़ी डायनेस्टीज के ऊपर एक बार में अटैक किया है, वो सभी के सभी इस वक्त हमारे अटैक के अंडर हैं, इसलिए अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने डीमन फॉरेस्ट में वापस नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे और वो हमें वापस जाते ही हमारे पर अटैक करके हमें मार डालेंगे। एम्परर उनसे कहता है तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग जब तक चाहे यहाँ पर ग्रेट वर्ल्ड ऑफ ताया में रह सकते हो। तुम्हें ज्यादा अरसा तक इंसानों से छुपकर रहना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी बीस्ट फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी जब मैं गार्ड व्हील को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा उसके बाद मैं तुम सभी को टियानजान कॉन्टिनेंट का रूलर बना दूंगा यानी किंग बना दूंगा। तो सभी लोग भी अपने एम्परर के नाम के वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि वो तुम लंबी उम्र जियो और तुम इनविंसिबल हो जाओ। कहानी सुनाने वाला कहता है एम्परर सुजाकू जब वहाँ से वापस आ जाते हैं अपनी सुजाकू डायनेस्टी में, वहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी सुजाकू डायनेस्टी के ऊपर मॉन्स्टर्स ने हर तरफ से अटैक किया है। तो उन्होंने अपनी आर्मी को लीड किया और आर्मी को भेज दिया उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और बहुत ही जल्दी उन्होंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। क्योंकि यहीं पर से काफी एपिसोड्स के बाद हमारे मिंग को भी दिखाते हैं। हमारा मिंग यहाँ पर अपने बड़े से लिटिल कियांग के साथ डीमन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा होता है और साथ ही मिंग ने यहाँ पर एक बार फिर से अपने पुराने वेपन को यूज किया है, इसका वो वाला वेपन जिससे वो डीमंस की सोल्स को रिफाइन कर सकता है। उनके हाथ में उसका बड़ा सा बुद्धा फ्लैग होता है जिसको यूज करते वो डीमंस की सोल्स को रिफाइन कर रहा होता है। तो सभी को रिफाइन करने के बाद डीमंस की सोल्स को जिन्हों की तरह अपने डार्क शैडोज में चेंज कर सकता है, तो क्या अब उसकी आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी तरफ से फाइट करते हैं। तो हमारा मिंग यहाँ पर अपने डार्क शैडोज को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। उसके शैडो क्रीचर्स उसे बाकी के डीमंस के अटैक से बचाते हैं, जबकि मिंग अपने बैनर को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है और उनकी सोल्स को अपने बैनर के अंदर कैद कर लेता है ताकि उनसे नए सोल्जर्स बनाए जा सकें। कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस है, पता नहीं अचानक से सारे के सारे डीमंस कहाँ से चले आए हैं, कि इन सभी को मारना पड़ेगा। जबकि यहीं पर उसकी रूजी को भी दिखाया जाता है। जी रूजी वहीं पर बैठी बन खा रही होती है और उसने बहुत सारे डीमंस को मार दिया होता है और उन्हीं की लाशों के ऊपर बैठी होती है। रूजी मिंग से कहती है मास्टर तुम्हें ये सब कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ऑर्डर करो, मैं सिर्फ एक ही चुटकी बजाऊंगी और ये सारे के सारे डीमंस मर जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक हैं। तो उसे कहता है नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे नहीं पता कि ये सारे डीमंस आ कहाँ से रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। अपने बुद्धा के फ्लैग को यूज करते हुए यहाँ पर इन सभी की सोल्स को रिफाइन कर सकता हूँ और उसके बाद मैंने अपने शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ, इससे मेरी शैडो सोल्जर्स की आर्मी बढ़ेगी। वैसे भी फिलहाल के लिए मेरे पास लिटिल कियांग तो है, ये मुझे इन डीमन से बचा रहा है। लिटिल कियांग मास्टर से कहता है मास्टर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ एक गाँव है, हमें उसी तरफ चलना चाहिए।
लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर पता चल जाए कि ये सारे डीमंस कहाँ से आ रहे हैं। मिंग कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे, उसी सिटी की तरफ, उसी गाँव की तरफ, और वो अपने सारे सोल्जर्स को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उस गाँव के जितने लोग होते हैं वो पहले से डीमन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये सभी लोग जहाँ पर डीमन कोर की लालच में फाइट कर रहे हैं, वो सभी लोग कह रहे होते हैं चलो जल्दी से इन डीमंस को मारो, इनकी बॉडी से निकलने वाली कोर्स को कलेक्ट करो। इनमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं वो लोग हाई कल्टीवेशन वाले नहीं होते, ये तो बस कुछ पैसे कमाने के लिए छोटे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। इनमें से एक बंदे की नजर मिंग के ऊपर पड़ती है। मिंग क्योंकि अपनी आर्मी के साथ होता है और वो अपने लिटिल कियांग के ऊपर बैठा होता है, लिटिल जी भी उसके साथ ही होती है, यानी जीरूजी। तो सभी लोग मिंग की आर्मी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मिंग की आर्मी में बहुत ही बड़े बड़े शैडो डीमंस होते हैं। साथ में उसके पास लिटिल कियांग होता है जिसके माथे के ऊपर मिंग और लिटिल जीरूजी बैठे हुए हैं। सभी लोग देखकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जल्दी से वहाँ पर देखो, वहाँ पर डीमंस अपने लिए एक बड़े से ड्रैगन को बुलाकर ले आए हैं और उनके साथ ये ब्लैक कलर के क्रीचर्स क्या है, ये तो कोई बहुत ही पावरफुल डीमंस लगते हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे इंसानों में से 2 इंसानों को पकड़ भी लिया है और उन्होंने ड्रैगन के ऊपर उसको बांधा हुआ है। बहुत ही जल्दी वो हमारे उन दोनों बंधी हुए इंसानों को खा जाएंगे। वो मिंग और जीरूजी की बात कर रहे होते हैं। सभी लोग जल्दी से भागते हुए सिटी गेट से अंदर जा रहे होते हैं ताकि जाकर सिटी गेट्स को बंद कर सके। मिंग उन सभी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम सभी लोग कहाँ पर जा रहे हो, मुझे तो यहाँ पर आने दो, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। रूजी उसे कहती है मास्टर मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपने डीमन किंग और अपनी शैडो सोल्जर्स को वापस बुलाना चाहिए। ये सभी लोग तुम्हारे इन सारे सोल्जर्स को देखकर उन सारे डीमन से भी ज्यादा डर रहे हैं, इसी वजह से ये डर कर भाग गए हैं। किंग कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी समझ आ गई, और वो जल्दी से अपने बैनर को घुमाते हुए अपने सारे के सारे शैडो क्रीचर्स को वापस बुला लेता है। मिंग कहता है चलो मैंने अपनी सारी आर्मी को वापस बुला लिया और लिटिल कियांग को भी वो साइज में छोटा कर देता है। वहाँ पर लैंडिंग करता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका मतलब तो ये है तो सारे के सारे डीमंस इस लड़के के कंट्रोल में थे, ना कि उसने इस लड़के को बंदी बनाया हुआ था। इस लड़के की बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये वाकई में वो लेजेंडरी इंसान तो नहीं है जिसे सन ऑफ गॉड कहा जाता है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 363 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 364 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा मिंग भी बैटलफील्ड में शामिल हो चुका है। हमारा मिंग इस वक्त अजूरे ड्रैगन डायनेस्टी में होता है। तो वहाँ पर एक छोटा काउंटी होता है जिसके बाहर वो लैंडिंग करता है। सभी लोग उसकी आर्मी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये भी किसी डीमन ने इसको किडनैप किया हुआ है। लेकिन जब मिंग अपने डीमंस को वापस अपनी डायमेंशन में रख लेता है और वहाँ पर नीचे उतरता है तो वो सभी लोग कहते हैं कहीं ये कहानियों के मुताबिक वही सन ऑफ गॉड तो नहीं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की शुरुआत में मिंग और जीरूजी दोनों सारे गांव वालों के पास आती हैं। वो गांव वाले अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, यानी कि वो उससे ज्यादा डर नहीं रहे। एक लड़के के पास जाता है और उसे कहता है ब्रदर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं काफी लंबे अरसे से अकेले बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। आखिर अचानक से ये सारे डीमंस कहाँ से आ गए हैं। वो लड़का उसे कहता है सर आपको मुझे अपना भाई कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम जाओ वैंग है, तुम मुझे जाओ वैंग ही कह सकते हो। मैं तुम्हारे जैसे जीनियस मास्टर का ब्रदर कैसे हो सकता हूँ। वो यहाँ पर मिंग को बताता है कि हमें इस बारे में स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता कि हुआ क्या, पर अचानक से 5 डायनेस्टीज के ऊपर एक साथ डीमंस ने अटैक किया है। हर जगह के ऊपर डीमंस ही डीमंस हैं, हर छोटे काउंटी और बड़े शहर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। साथ ही वो अपने पास से पेपर भी दिखाता है और कहता है हमारे एम्परर ने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं कि अगर हम लोग डीमंस को मारकर उनकी कोर को इंपीरियल सिटी के ऑफिस में जाकर देते हैं तो हमें उसके बदले में काफी सारे मार्शल कॉइन्स मिलेंगे। अगर हम लोग एक लेवल 9 के बीस्ट को मारकर उसकी कोर लेकर जाते हैं तो हमें 1 बिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स मिलेंगे। सब कुछ इसीलिए किया गया है ताकि हम सभी लोग इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सके, क्योंकि डायनेस्टी की आर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि इन मॉन्स्टर्स को मार सके। ये सब कुछ देखने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत बड़ी रकम है, लेवल 9 के बीस्ट को मारकर हम लोग 1 बिलियन वैल्क्री कॉइन्स ले सकते हैं। फिर रूजी उसे कहती है मास्टर ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अगर हमें पहले इस बारे में पता होता तो मैं आपके लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती और उनकी कोर्स को निकाल कर हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमने तो उन सारे मॉन्स्टर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिंग कहता है अब जबकि ये वाले ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और यहाँ पर डीमंस भी खत्म हो गए हैं तो लगता है कि हमारी डायनेस्टी ने डीमंस के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और हमारी आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है। वो लड़का उसे कहता है यंग मास्टर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम डीमंस को मारकर उनके कोर्स को निकाल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डीमंस मर चुके हैं। कहीं पर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटा सा काउंटी है। हमारे इस काउंटी को सैनशान काउंटी कहा जाता है। यहाँ का डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास एक मार्शल आर्ट्स का सेट है जो कि सिटी के सेंटर में बैठा हुआ है, जहाँ पर आने वाले लो लेवल के सारे मॉन्स्टर्स को मार
मार देता है और यहाँ से दूर रखता है। इसी वजह से हमारा काउंटी अच्छी हालत में दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे काउंटीज हैं जिनके पास मार्शल आर्ट्स के गार्ड या फिर मार्शल आर्ट्स के लॉर्ड्स नहीं है। इस वजह से उनके ऊपर मॉन्स्टर्स अगर अटैक करते हैं तो वो लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मॉन्स्टर्स ने पांचों डायनेस्टीज के हर एक छोटे बड़े शहर के ऊपर अटैक किया है। और कोई भी मॉन्स्टर जो कि लेवल 7 से अबव का होगा किसी छोटे शहर के ऊपर अटैक करेगा जिनके पास मार्शल आर्ट्स का सेंट नहीं होगा, बड़ी आसानी के साथ पूरे शहर को तबाह कर सकता है। मैंने अपनी जनरल से सुना है जो कि गार्ड कर रहे थे आसपास के इलाकों को, बताया कि आसपास के जितने भी छोटे शहर हैं जिनके पास ज्यादा मैन पावर और जिनके पास ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे वो तबाह कर दिया गया है। डीमंस ने उनके ऊपर अटैक किया और बहुत सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग कर आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर सैनशान काउंटी में भी आए हैं। तो यहाँ पर हमारे सैनशान काउंटी के ऊपर भी एक 8वें लेवल का या फिर 9th लेवल का मॉन्स्टर अटैक करता है। तो मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मार्शल आर्ट्स का सेट है वो इतना पावरफुल नहीं है कि एक 8वें लेवल या फिर 9th लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट का मुकाबला कर सके। हमारा मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। इसने कहा कि बहुत ही कमजोर काउंटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिनके पास अपने मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो कि पावरफुल हो। ये याद आया कि मेरी जैन काउंटी जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ वो भी तो एक छोटा सा काउंटी है। उनके पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है वो तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी जैन काउंटी भी तबाह हो चुकी है। उसी वक्त उसे मैसेज आता है। मिंग का दोस्त ज़ेंग एंग उसे मैसेज भेजता है। वो उसे कहता है यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, इस वक्त कहाँ पर हो? क्या तुमने सुना है तुम्हारे होम टाउन जैन काउंटी के ऊपर भी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है? मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमंस अटैक कर रहे हैं और वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। छोटा प्रिंस जैन हाउ रो रहा है। वो कहता है कि अपने जैन काउंटी में वापस जाना चाहता है क्योंकि वो वहाँ पर प्रिंस है। इसी वजह से वो चाहता है कि वो वहीं पर जाकर उन लोगों के साथ मिलकर फाइट करे। वो कहता है कि वो वहीं पर जाकर उनके साथ ही जीना और मरना चाहता है। हमने बड़ी मुश्किल के साथ उसको रोकर रखा हुआ है। उसे कहता है तो मुझे मार्किस के बारे में बताओ, मार्किस डोंग वहाँ पर अपने सोल्जर्स को क्यों नहीं भेज रहा? वो वाला एरिया तो मार्किस डोंग के अंडर आता है, उसे तो वहाँ पर सोल्जर्स को भेजना चाहिए। ज़ेंग एंग उसे कहता है बॉस मार्किस डोंग ने तो वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को भेजा है। ज़ेंग एंग उसे कहता है मार्किस डोंकी ने तो वहाँ पर अपने काफी सारे सोल्जर्स को भेजा है, लेकिन उसके अपने डोंकिंग सिटी के ऊपर भी तो मॉन्स्टर्स ने अटैक किया हुआ है। इसके लिए उनके पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, लेकिन उनके पास जितना हो सका उन्होंने उतने सोल्जर्स को वहाँ पर भेज दिया है जैन काउंटी की रक्षा करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारे सोल्जर्स जैन काउंटी को बचा पाएंगे। तो उसे कहता है छोटे प्रिंस को बता दो कि मैं वहाँ पर जैन काउंटी में जा रहा हूँ, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। किंग कहता है जैन काउंटी मेरा होम टाउन है और मेरी जी फैमिली के बचे कुछ मेंबर्स भी तो वहीं पर रहते हैं, मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। वो जी रूजी से कहता है रूजी चलो यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों बड़ी स्पीड से अपने जैन काउंटी की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन में जैन काउंटी का दिखाया जाता है। जैन काउंटी के बाहर एक बैरियर होता है और उस बैरियर के बाहर काफी सारे वॉरियर्स होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सभी लोग भागते हुए बैरियर को पार करते हुए अंदर आ जाते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स उस बैरियर के बाहर होते हैं और बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर मास्टर की ने इस बैरियर को बनाकर रखा होता है जो कि की फॉर्मेशंस में एक एक्सपर्ट है, और मिंग ने एक बार इनको सिखाया भी था फॉर्मेशंस को किस तरह पावरफुल बनाया जाता है। मिस्टर की इस बड़ी सी फॉर्मेशन को यहाँ पर मेंटेन करके खड़े होते हैं। मिस्टर की कहते हैं पता नहीं मैं कितनी देर तक इस फॉर्मेशन को इसी तरह बनाकर रख पाऊंगा। जैन काउंटी में टोटल 7 सेक्टर्स थे। वो 7 सेक्टर्स के सारे मास्टर यहीं पर हैं। एक दूसरे मास्टर जिनका नाम लू टियान हुआ होता है वो कहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर इस बड़े बैरियर को यहाँ पर क्रिएट करके खड़े हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा देर तक इस बैरियर को यहाँ पर बनाकर रख पाएंगे। हम सभी को सोचना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, जैन काउंटी को छोड़कर चले जाते हैं। फिर मास्टर जिनका नाम जैंग होता है वो उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इस शहर को छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? तुम्हें पता है ना कि यही हमारी बुनियाद है, हमारी फाउंडेशन यही की है। हम लोग इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी इज्जत नहीं होगी। जहाँ पर हमारी इज्जत है हम इस जगह को बचाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग डीमंस के हाथों मारे जाएंगे। मास्टर लू टियान हाउ उसे कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है जो तुम बात कर रहे हो कि दूसरी जगह पर जाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली की जो बूढ़ी औरत थी वो मर चुकी है, मार्शल आर्ट्स की सेंट थी। अब हमारे पास कोई भी इतना पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बचा। इस पूरे जैन काउंटी में सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का सेंट है और वो मास्टर की है। मास्टर की पहले से बिजी है। वहाँ पर उन सारे मॉन्स्टर्स के बीच में से 4 मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जो कि 6 लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। वो काफी पावरफुल होते हैं। वो बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं। तो की इस पास से काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अब बैरियर को बनाए रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो लू टियान कहते हैं इस वक्त हम लोग 4 पावरफुल मार्शल आर्ट्स के सेंट के बराबर से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये डीमंस 4 मार्शल आर्ट्स के सेंट के बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस सिटी को छोड़कर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि ये सभी लोग हमें यहाँ से भागने नहीं देंगे। सभी लोग अपनी बची कुची पावर्स को भी यूज करते हैं और कहते हैं हमें बस इस बैरियर को बनाकर रखना है जब तक किसी तरह से मदद हमें यहाँ पर पहुँच नहीं आती। मास्टर की सभी लोग उसे कहते हैं जितने भी सेक्टर लीडर्स हैं और जितने भी आम गाँव वाले हैं सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं और जितने भी मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स हैं उन सभी को यूज कर दो। अगर ये बैरियर टूट गया तो ये बैरियर टूटने से तुम सभी लोग मारे जाओगे। अपनी जान
जान बचानी है तो अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट करना पड़ेगा। वो सभी लोग मास्टर की बात सुनने के बाद जल्दी से अपने पास से सारे के सारे क्रिस्टल्स में निकाल देते हैं, चाहे उनके पास क्रिस्टल्स हो या फिर मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स हो, वो सारे बाहर निकाल देते हैं। आम जनता के लोग, यहाँ तक के बच्चे भी अपने पास से क्रिस्टल्स को निकाल देते हैं और कहते हैं हमने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी लगा दी है, हमें बस बचा लो, हमें यहाँ पर मरना नहीं है, इस बैरियर को बनाए रखना। सारे मास्टर्स उनके मार्शल कॉइन्स और उनके क्रिस्टल्स को यूज करते हुए उस बैरियर को एनर्जी देते हैं, जिससे वो बैरियर थोड़ी देर के लिए और बनाकर रख पाते हैं। वो बैरियर को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं। मास्टर की कहते हैं तो हमने बैरियर को दोबारा से ठीक कर लिया है। इसी वक्त एक लड़का भागता हुआ मास्टर की के पास आता है और कहता है मास्टर की, हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स थे, जितने भी गाँव वाले थे, उन सभी ने भी अपने मार्शल आर्ट के कॉइन्स को भी यूज कर दिया है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, हमारे पास ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं बचे, हम लोग इस बैरियर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे कर पाएंगे। मास्टर की कहते हैं हालांकि मैंने यहाँ पर लार्ज माउंटेन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन इसको भी बनाए रखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और हमारे पास अब रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। 4 पावरफुल 6 लेवल के बीस्ट के सामने टिक नहीं पाएगी। इस वक्त मास्टर को वहाँ पर सामने दिखाई देता है कि वहाँ पर एक 7th लेवल का बीस्ट अपीयर होता है और एक टाइगर बीस्ट अपीयर होता है। मास्टर की कहते हैं अब तो हमारा बैरियर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये तो एक 7th लेवल का मॉन्स्टर है। क्लिपर्स बहुत पावरफुल होते हैं, ये तो एक ही स्ट्राइक के साथ हमारे इस बैरियर को तोड़ देगा। जहाँ पर हमारी एपिसोड 364 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 365 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जीमिंग अपनी जैन काउंटी की तरफ वापस जा रहा था, क्योंकि उसे पता चलता है कि हर तरफ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया हुआ है। तो जैन काउंटी में क्योंकि ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं है, इसी वजह से उसे जल्दी से जल्दी जैन काउंटी में वापस जाना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपने काउंटी के लोगों को बचा सके, क्योंकि ये इसका होम टाउन है और वहीं पर उसका अपना पहला सेक्टर भी है जिसको इसने ज्वाइन किया था। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर की वहाँ पर एक बैरियर बनाए हुए होते हैं ताकि वो जैन काउंटी को प्रोटेक्ट कर सके उन सारे डीमन बीस्ट से। फिर वहाँ पर 4 6 लेवल के डीमन बीस्ट अपीयर होते हैं और उनके बाद एक 7th लेवल का टाइगर बीस्ट भी वहाँ पर अपीयर होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और मास्टर की कहते हैं अब हमें कौन बचाएगा, ये तो बैरियर को बड़ी आसानी से तोड़ देगा। तो वो टाइगर बीस्ट वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो 7th लेवल का टाइगर बीस्ट वहाँ पर अपीयर होने के बाद उन सभी की तरफ घूर कर देखता है। मास्टर लूटियान उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब हमारा क्या होगा। ये मॉन्स्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि ये एक 7th लेवल का बीस्ट है, ये तो आसानी के साथ बैरियर को तोड़ देगा, हम सभी लोग मरने वाले हैं। वो टाइगर बीस्ट उस बैरियर के ऊपर सिर्फ एक ही पंजा मारता है। जब वो उस बैरियर के ऊपर पंजा मारता है तो वो बैरियर के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है, यानी कि जहाँ पर उसका पंजा लगता है वहाँ पर एक बड़ा सा सुराख बन जाता है, वहाँ से बैरियर टूट जाता है। बाकी के सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से एंटर होना स्टार्ट होते हैं। मास्टर की बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमारे जैन काउंटी को कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे जैन काउंटी में जितने लोग हैं ये सारे लोग भी मारे जाएंगे। यहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग भी पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से भागो, हमारी फॉर्मेशन टूट चुकी है और हम सभी लोग मॉन्स्टर्स का खाना बनने वाले हैं। यहीं पर एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जिसके पीछे एक डीमन मॉन्स्टर लगा होता है। वो लड़की रोते हुए भाग रही होती है और कह रही होती है हमारा जैन काउंटी खत्म होने वाला है, हम सभी लोग मरने वाले हैं। तो वहीं पर भागते भागते वो छोटी लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है। जैसी वो गिरती है वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उस डीमन मॉन्स्टर की तरफ देख रही होती है, जो कि जंप करते हुए उसको अपने मुंह में भरने लगता है। अब उस लड़की को लगता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर के साथ अटैक होता है। तो हमारा मिंग यहाँ पर आ चुका है। मिंग फायर गार्ड की फॉर्म में यहाँ पर आता है। फायर गार्ड बनने के बाद वो उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही पंच मारता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो लड़की भी बहुत थोड़ी सी संभल जाती है और सामने की तरफ देखती है कि सामने अब एक बड़ा सा द्योएकल खड़ा होता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि फायर से बना हुआ है। ठीक है, सभी लोग भी उस फायर मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो एक और बड़ा सा डीमन बीस्ट है, ये इतने ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं, अब हमें कौन बचाएगा। जबकि वो लड़की होश हो जाती है और उन सभी लोगों से कहती है तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये हम सभी को यहाँ पर बचाने के लिए आया है। हमारा मिंग भी वहीं पर खड़े होकर अपने मुंह के अंदर से फायर को रिलीज करता है। तो वहाँ पर सामने गाँव वालों की तरफ ही अपनी फायर को रिलीज कर रहा होता है। अपनी फायर कार्ड की स्टेट में फायर को कंट्रोल कर सकता है। वो फायर को कंट्रोल करते हुए सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही मार रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंसान भी होते हैं, लेकिन उन इंसानों के पास से फायर गुजर जाती है, लेकिन किसी भी इंसान को फायर इफेक्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर ही उसके साथ जल रहे होते हैं। इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये बंदा जो भी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर फायर को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है और हम में से किसी को भी जला नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार रहा है। मास्टर की भी कहते हैं आए ये सीनियर कौन है जो कि यहाँ पर हमें बचाने के लिए आया है। पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मॉन्स्टर तो इसके करीब से भी नहीं गुजर सकते। हमारा मिंग सामने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उस 7th लेवल के डीमन बीस्ट की तरफ देखता है और उसके साथ वो चारों 6 लेवल के डीमन बीस्ट भी खड़े होते हैं। मिंग जैसे उनकी तरफ घूर कर देखता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर के मारे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मास्टर लूटियान कहते हैं ये वाकई में वही कहानी वाला लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है, इसने जहाँ पर एक 7th लेवल के डीमन बीस्ट को सिर्फ घूर कर देखा है और वो इतना ज्यादा घबरा गया है कि जहाँ
यहाँ से डर कर भागना शुरू कर दिया और उसके साथ 6 लेवल के मॉन्स्टर्स भी थे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। लेकिन आयुष मास्टर है कौन? इतनी ज्यादा पावरफुल मास्टर को यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए किसने भेजा होगा? ईस्टर्न की सिटी के मार्किस ने तो इसको यहाँ पर नहीं भेजा, क्योंकि हमारा सिटी, हमारा काउंटी उसी मार्किस के अंडर आता है। तो 7th लेवल का टाइगर बीस्ट सबसे आगे आगे भाग रहा होता है, जबकि बाकी के चारों बीस्ट उसके पीछे होते हैं। ये सभी लोग डर कर पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं। मिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर भाग सकते हो? और वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ उस डीमन बीस्ट के पास पहुंच जाता है। मिंग उस टाइगर के ऊपर अटैक करते हुए सिर्फ एक स्लैश के साथ उस टाइगर को मार देता है, फिर बाकी के सभी को भी मार देता है। मिंग वहीं पर अपने मुंह के अंदर से फिर से फायर को निकालता है और वहाँ पर उसके सामने जितने डीमन बीस्ट होते हैं वो उन सभी को जलाकर राख कर देता है और वो सभी लोग वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं। मास्टर की भी जल्दी से उड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और मिंग से कहते हैं सीनियर, सारे मॉन्स्टर्स को तो हम लोग बाद में भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पास में एक पोर्टल ओपन हुआ है जहाँ से ये सारे डीमन बीस्ट निकल कर आ रहे हैं। अगर हमने जल्दी से जाकर उस पोर्टल को क्लोज नहीं किया तो ये मॉन्स्टर्स आना बंद नहीं होंगे, ये इसी तरह आते रहेंगे। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पोर्टल होता है। वहाँ पर एक पोर्टल होता है जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। हमारा मिंग उस पोर्टल के सामने जाकर अपने पंच को रेडी करता है और उसमें फायर को एक्टिवेट करते हुए उस पोर्टल के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके साथ वो उस डायमेंशनल क्रैक को वहाँ पर ब्लॉक कर देता है। और उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर से जितने डीमन बीस्ट निकल रहे होते हैं वो सारे के सारे वहीं पर जलकर मर जाते हैं। तीनों सेक्टर्स के लीडर भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, यानी मास्टर की, मास्टर लूटियान और मास्टर हांग, वो तीनों वहीं पर आ जाते हैं। मिंग के सामने वो रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए, आपने हम सभी की जान बचा ली है। क्या सीनियर आप हमें अपना नाम बताना पसंद करेंगे? हम लोग आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे और हमेशा आपके नाम को याद रखेंगे। हमारा मिंग अपनी फायर गार्ड के मखौटे के अंदर से अपना रियल सेल्फ उनको दिखाता है, तो वो सभी लोग उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिंग उनसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपने यैन काउंटी को बचा रहा हूँ, यहाँ भी इतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ कि तुम सभी लोग मुझे सीनियर कहना शुरू कर दो। मास्टर की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो अपना जिमिंग है, जिमिंग वापस आ गया है। मास्टर लूटियान उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है, मैंने सुना है कि जिमिंग आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो कहानियां तो वाकई में सच निकली, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो। यांची सेक्टर में जो एक तलवारबाजी का कंपटीशन हुआ था वहाँ पर मैं भी गया था, मैंने वहाँ पर देखा था जिमिंग को वहाँ पर फाइट करते हुए देखा था। इसने बहुत सारे सेक्टर्स के बच्चों को बड़ी आसानी से हरा दिया था और वहाँ पर कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी। यहाँ पर रेड सन सेक्टर के अब जो नए डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग मिंग को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में वही जी मिंग है? हालांकि हमारे रेड सन सेक्टर में जी मिंग को एक लेजेंड माना जाता है, इसने हमारे रेड सन सेक्टर के लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा है। आजकल हमारे रेड सन सेक्टर में जितने भी नए डिसाइपल्स आ रहे हैं वो सभी लोग इसको एक मास्टर मानते हैं। हम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हैं जो हम लोग जी मिंग मास्टर को अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। तो यहीं पर एपिसोड 365 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 366 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिंग फायर गार्ड का रूप लेने के बाद जैन काउंटी में वापस आता है और वहाँ पर आने के बाद मॉन्स्टर्स डीमंस जहाँ से निकल रहे होते हैं उस पोर्टल को बंद कर देता है ताकि डीमंस वहाँ पर ना निकल सके और वो अपने जैन काउंटी को बचा लेता है। साथ ही वो बाकी के मास्टर्स को अपना चेहरा दिखाता है जिससे वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो हमारा जिमिंग है। जिमिंग भी उन सभी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। मिंग मास्टर लूटियान की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। लूटियान उसे कहते हैं रेड सन सेक्टर का नया पैट्रियार्च हूँ। पुराने पैलेस चीफ सन कांग और उसके बेटे के मरने के बाद मुझे यहाँ पर वोटिंग के जरिए से नया चीफ चुना गया है, यानी कि अब मैं तुम्हारे रेड सन सेक्टर का नया चीफ हूँ और मुझे तुम्हें मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मास्टर की जिमिंग से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर हमारी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। मास्टर की मिंग से कहते हैं पांचों डायनेस्टीज के ऊपर डीमंस ने अटैक किया है। हर डायनेस्टी के ऊपर इसी तरह के चैनल्स ओपन हो रहे हैं जहाँ से डीमंस निकल कर डायनेस्टीज के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सारी डायनेस्टीज के अंदर से सारी टनल्स को बंद करने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। जबकि मिंग मास्टर की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इन्होंने कहा कि पूरा 1 महीना लगेगा, पता नहीं 1 महीने के दौरान ये डीमंस कितने ज्यादा लोगों की जान लेंगे। बार का हादसा तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कहता है तो मास्टर की अब जबकि जैन काउंटी बिल्कुल सेफ है तो मुझे जाना होगा, मुझे बाकी के सारे शहरों को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। जहाँ पर मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं वहाँ पर जाऊंगा, मैं सभी की मदद कर सकूँ। और साथ ही वो उनको गुड बाय बोलता है। सभी को गुड बाय बोलने के बाद वो अपने लिटिल कियांग से कहता है लिटिल कियांग चाहता हूँ कि तुम अपने दूसरे क्लोन को ऑर्डर दो जो कि स्काई कैप्टर्स के पास है ताकि वो सारे स्काई कैप्टर्स को रिलीज कर सके। स्काई कैप्टर्स को ऑर्डर दो कि वो जाकर सिविलियंस को बचाएं ताकि इस डायनेस्टी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। लिटिल कियांग उसे कहता है जी मास्टर मैंने उसे पहले से ये ऑर्डर दे दिए हुए हैं। उनके कहने से पहले जहाँ जहाँ पर भी स्काई कैप्टर्स हैं वो सारे के सारे स्काई कैप्टर्स निर्दोष लोगों को बचाने में लगे हुए हैं और इन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। इसके
अलावा हमारे जी रूजी वो भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। जी रूजी इस वक्त बाहर है, वो दूसरे मॉन्स्टर्स को मार रही है जो कि 9th लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट हैं और उनकी कोर्स को भी निकाल रही है ताकि हमें इससे कुछ फायदा भी हो सके। मिंग कहता है लगता है कि इस बार की वार के दौरान हमें काफी कुछ मिलने वाला है, इस बार की फसल काफी अच्छी होगी, यानी इसका मतलब ये है कि इसे इस बार काफी कुछ मिलने वाला है। मिंग कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारे डीमन बीस्ट को मारकर उनकी कोर को निकालने वाला हूँ, जिसके बदले में मुझे बाउंटी की रकम मिलेगी जो कि मैं डायनेस्टी से ले सकता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इतने सारे डीमंस की सोल को रिफाइन करके मैं अपने लिए डीमन आर्मी खड़ी कर सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मिंग उन सभी लोगों को गुड बाय बोलकर बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ से हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है मिंग उसके बाद काफी जगहों पर गया और काफी जगहों पर जाने के बाद मिंग ने अपने उसी बुद्धा वाले जाम बैनर को यूज किया। इसके साथ ही वो दूसरे डीमंस की सोल को रिफाइन करता गया ताकि वो अपने लिए बहुत सारे डीमंस की सोल्स को इकट्ठा कर सके और उन्हें शैडो सोल्जर्स में चेंज कर सके। इनका मेन फोकस पॉइंट ये था कि वो उन इलाकों में जाए जहाँ पर पावरफुल डीमंस हैं। उसके साथ साथ लिटिल कियांग और जी रूजी भी थे। जी रूजी और लिटिल कियांग के उसके साथ होते हुए कोई भी पावरफुल डीमन मिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी तरह करते करते मिंग के पास उसका जो बुद्धा वाला बैनर था, बैनर के अंदर उसने बहुत सारे डीमन बीस्ट की सोल्स को डिफाइन कर लिया, जिससे उसने एक बहुत ही पावरफुल डीमन सोल्जर क्रिएट किया। हालांकि ये डीमन सोल्जर अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये एक इंसानी मार्शल आर्ट्स के मार्शल सेंट के बराबर है। वो डीमन शैडो सोल्जर क्रिएट होने के बाद मिंग के सामने अपना सर झुकाता है। मिंग कहता है कि यहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करना होगा। अगर मैंने यहाँ पर और ज्यादा डीमंस की सोल्स को रिफाइन कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं इस सोल्जर को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ और मेरा ये वाला शैडो सोल्जर ये एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड के बराबर हो जाएगा। के बाद मेरे पास अपना एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड शैडो सोल्जर आ जाएगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। लेकिन इसके लिए मुझे अभी बहुत सारे डीमंस की सोल्स को रिफाइन करना पड़ेगा। अपनी तरफ भी देखता और कहता है यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैं डीमंस के साथ फाइट कर रहा हूँ। फाइट के दौरान अब मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी स्टेबल हो चुकी है, मुझे भी ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचना चाहिए। मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल से अपडेट करने के बाद मार्शल आर्ट्स का सेंट बन जाऊंगा। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई में मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर अपडेट करना चाहते हैं पहले आपको अपनी मार्शल सोल को कंडेंस करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो कि आपको इस दौरान गाइड कर सके। मैं आपको सुजेस्ट करती हूँ कि आपको अपने मास्टर जी जियान टियान के पास वापस चले जाना चाहिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। मिंग उसे कहता है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे भी मास्टर जी से मिले हुए मुझे काफी ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लगता है कि मास्टर जी के पास वापस चलना चाहिए। मिंग लिटिल कियांग को अपना बैनर दे देता है और उसे कहता है लिटिल कियांग तुम इस बैनर को अपने पास रखो, जितने भी डीमन मॉन्स्टर्स तुम्हारे सामने आए उन सभी की सोल्स को इसके अंदर रिफाइन करते रहना ताकि मुझे अपना मकसद हासिल हो सके। वो जी रूजी से भी कहता है रूजी तुम भी यहीं पर रहकर इसका साथ दो, यहाँ पर 9th लेवल के डीमन बीस्ट को मारकर उनकी कोर्स को निकालना है। जिनचैंग सेक्टर में जा रहा हूँ अपने मास्टर जी से मिलने के लिए ताकि वो मुझे लेवल अप करने में मदद कर सके। मेरा काम पूरा हो जाएगा, मार्शल आर्ट्स का सेंट बन जाऊंगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। बड़ी स्पीड के साथ उड़ता हुआ जिनचैंग सेक्टर की तरफ चला जाता है और रास्ते में जितने मॉन्स्टर्स आते हैं उनको मार रहा होता है। तो आखिरकार मिंग जिनचैंग सेक्टर के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेटेड होती है। मिंग कहता है कि सभी जगहों की तरह मेरे जिनचैंग सेक्टर के ऊपर भी अटैक हुआ है, जहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। मिंग जैसे उस फॉर्मेशन के बाहर पहुंचता है उसी वक्त वो फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट होती है और मिंग को खींचते हुए अंदर ले आती है। मिंग कहता है लगता है कि मेरे मास्टर जी टियान एक्विलेशन से जाग चुके हैं और उन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाया हुआ है, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं जहाँ पर आया हूँ, इसी वजह से वो मुझे अंदर ले जा रहे हैं। मास्टर जी मिंग को मेन हॉल में ले आते हैं जहाँ पर बाकी के दोनों कार्डिनल्स और उनके साथ सेक्टर पैट्रियार्च भी होते हैं। मिंग वहीं पर अपीयर होता है, वो सभी लोग उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं। मिंग अपने मास्टर जी से कहता है मास्टर आपका डिसाइपल आपसे मिलने के लिए आया है। पैट्रियार्च और बाकी के दोनों कार्डिनल्स मिंग को वहाँ पर देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्यों आया है। अगर इसने अपने मास्टर जी को बैंक के बारे में बता दिया कि हमने इससे बैंक को छीन लिया था, मास्टर जी तो हमें जरा भी नहीं छोड़ने वाला, ये हमारे पर अभी अटैक करके हमें मार डालेगा। मास्टर जी उन तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम तीनों के चेहरों के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि तुम लोग मेरे डिसाइपल को देखकर जरा भी खुश नहीं हो, क्यों क्या हुआ, तुम लोग खुश क्यों नहीं हो। तो सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है कार्डिनल जी, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका इकलौता डिसाइपल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और जीनियस है, हम इसे देखकर वाकई में बहुत ज्यादा खुश हैं। मिंग अभी भी मास्टर के सामने झुका होता है। मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, है कि तुम ब्रेक थ्रू करने की स्टेज के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हो, तुम मार्शल आर्ट्स के सेंट बनने वाले हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मार्शल सोल को एंस करना पड़ेगा। वजह से लगता है कि तुम अपने मास्टर से मिलने के लिए आए हो। मिंग कहता है हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को कंडेंस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आप मुझे इस दौरान गाइड कर सकें। मास्टर जी उसे कहते हैं ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी मार्शल सोल को कंडेंस करने में मदद करूंगा ताकि तुम अपने लिए। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है जो मुझे कुछ दिन पहले पता चला है। कुछ दिन पहले जब डीमंस यहाँ पर आए थे तो मैं यहाँ पर फॉर्मेशन बना रहा था। फॉर्मेशन बनाने के दौरान वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। जिमिंग के साथ बहुत ही बुरा हुआ, उसके बैंक को किसी ने उससे छीन लिया। ना सिर्फ किसी ने तुम्हारे बैंक को तुमसे छीन
लिया बल्कि सिटी ऑफ लाइट को भी तुमसे छीन लिया है। तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़के इस बारे में बात कर रहे थे, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या इन लोगों ने तुमसे तुम्हारे बैंक को छीन लिया और साथ ही तुमसे सिटी ऑफ लाइट के ऊपर भी कब्जा कर लिया? तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करेंगे? हमने सभी डिसाइपल से कहा था कि इस बारे में मास्टर जी के कान में खबर नहीं पड़नी चाहिए। अब कौन से बेवकूफ डिसाइपल ने मास्टर जी के सामने ये वाली बात कर दी? तुम्हारा क्या होगा? मास्टर जी अगर गुस्सा हो गए, यानी मिंग ने उनको बता दिया कि ये बात वाकई में सच है, तो फिर तो हमारी वाट लग जाएगी। मिंग मास्टर की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मास्टर ने मुझसे ये सवाल पूछा है, लेकिन लगता है कि मास्टर को भी पता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मैं यहाँ पर ये बात नहीं कह सकता, यानी कि मुझे सच नहीं कहना। अपने मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज जो पास्ट में गुजर गया उसको गुजर ही रहने दें, उसको दोबारा सामने लाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए, जबकि हर तरफ डीमन मॉन्स्टर्स हैं और डीमंस हमारे पर अटैक कर रही हैं, तो हमें सबसे पहले तो अपने जिनजेंग सेक्टर को बचाना चाहिए। सभी को यहाँ पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, ना कि आपस में फाइट करनी है। तो जी कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है कि मिंग क्या कहना चाहता है। मिंग हमारे सेक्टर के बारे में सोच रहा है ताकि हम सभी लोग मिलकर डीमन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करें, जबकि मुझे इन तीनों को अपने सेक्टर का एल्डर कहते हुए शर्म आ रही है कि इन तीनों के जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आया। हमें यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करनी, बल्कि हमें डीमंस के साथ फाइट करनी है। इसी वजह से मिंग ने इन तीनों को माफ कर दिया है। फिलहाल के लिए तो मैं इस मसले को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी या फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी दिन तो मैं इनसे इस बात का बदला लूंगा जो भी इन्होंने मेरे स्टूडेंट के साथ किया है। पैट्रियाच आगे बढ़ती है और मास्टर जी से कहते हैं, मास्टर जी आप तो खामखा में परेशान हो रहे हैं। जीमिंग हमारे सेक्टर का सबसे जीनियस और टैलेंटेड बच्चा है, हमारे जीमिंग को कौन बुली कर सकता है? और रही बात उस सिटी ऑफ लाइट की, तो सिटी ऑफ लाइट को हमारे एक एल्डर को सौंपा गया है ताकि वो उसे अच्छे से संभाल सके। कि मिंग को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए दूर दूर जगह पर जाना पड़ता है, इसलिए वो सिटी ऑफ लाइट को संभाल नहीं सकता था। अगर आप चाहें तो हम लोग अभी सिटी ऑफ लाइट को दोबारा से जीमिंग को वापस कर देंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इन सारे डीमन मॉन्स्टर्स से निपटना होगा। मास्टर जी आगे बढ़ते हैं और मिंग से कहते हैं, मिंग जैसा कि तुमने देखा है कि 5 डायनेस्टीज के ऊपर डीमंस ने अटैक किया है। इस वक्त हमारा टियानशान कॉन्टिनेंट ये एक बड़े चेंजेस से गुजर रहा है और हो सकता है कि इसके बाद बहुत ही पावरफुल फोर्सेज यहाँ पर आए। तुम्हारा पावर लेवल इस वक्त काफी कम है, इसी वजह से मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी तुम्हें ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी सोल को कंडेंस करने में मदद करता हूँ। और वो जीमिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। मास्टर जी के वहाँ से चले जाने के बाद कार्डिनल फा कहते हैं, शुक्र है यहाँ पर हमारी जान बच गई। मिंग ने यहाँ पर हमारा नाम नहीं लिया, वरना मास्टर जी हम सभी को बहुत ही बुरी तरह से सजा देते। मिस्टर हान कहते हैं, कार्डिनल जी इस बार की सेकुलेशन के बाद मार्शल आर्ट्स गार्ड के लेवल 2 पर पहुँच चुके हैं, यानी कि वो हम सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम लोग चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चला गया और उसने ज्यादा मसला क्रिएट नहीं किया। पैट्रियाच उनसे कहते हैं, अगर हम लोग मास्टर जी के इस ट्रैक्टर को देखें तो मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। अगर जीमिंग यहाँ पर इस बात की पुष्टि कर देता कि हमने उसके साथ ये सब कुछ किया है, तो मास्टर जी बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ते। चाहे मैं सेक्टर का पैट्रियाच ही क्यों ना हूँ और मार्शल आर्ट्स का गार्ड ही क्यों ना हूँ, मास्टर जी के सामने मैं नहीं टिक पाता, मुझे भी भारी कीमत चुकाना पड़ती। कार्डिनल हान से कहते हैं, सेक्टर लीडर तुम्हें नहीं लगता कि कार्डिनल जी अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो तुम्हारे सेक्टर के लीडर की पोजीशन को हासिल करने के लिए तुमसे फाइट कर सकते हैं, यानी कि वो तुम्हें पोजीशन से हटा सकते हैं। आज उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मास्टर जी कोई इतने कमजोर इंसान है कि जिन्हें एक छोटा सा जिनजेंग सेक्टर चाहिए होगा? वो मेरी गद्दी के बारे में जरा भी लालच नहीं रखते। उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे टियानशान कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो फिर उन्हें जिनजेंग सेक्टर की मेरी कुर्सी में क्या दिलचस्पी होगी? हमें मास्टर जी के साथ बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 366 का एंड करेंगे।